बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है इमरान खान की 4 स्टार जनरल से मुलाकात की। ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, किसने इस मुलाकात के लिए अहम किरदार अदा किया और इस मुलाकात में क्या बातें की गई और क्या चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज़ की गई हैं, ये आज के वीलॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन अमन व अमान के हवाले से एक इशू जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइप पे है, वो है सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल। ना सिर्फ सिंध बल्कि अगर आप जनूबी पंजाब के अज़ला की बात करें, स्पेशली वो एरिया जिसे हम कच्चे का इलाका कहते हैं, जैसे कि आप राजनपुर के एरियाज़ की में अगर जाएं तो वो दरिया सिंध के साथ साथ जो पट्टी है पूरी ये, और फिर उसके बाद सिंध का एरिया, सखर, कश्मोर और दीगर इलाका जात, यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। इस पर कई एक अवामल है। मिसाल के तौर पे कि आया इन्हीं दिनों में ये मसला क्यों खड़ा हो जाता है कि कच्चे के डाकू और कच्चे का इलाका और लोगों के अगवा बरए तावान की जो वारदातें हैं वो, और फिर इन्हीं दिनों पे ऑपरेशंस क्यों किए जाते हैं, और ये कच्चे का जो इलाका है आखिर इस पर कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? क्या हमारी पुलिस, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिस एजेंसीज़ हैं वो कमज़ोर हैं, वो इस छोटे से इलाके पर कंट्रोल नहीं कर सकती, यहाँ पे रियासत की रिट को कायम नहीं कर सकती? असल माजरा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और वो कौन है जो कह रहा है कि आए, फ़ौज को कह रहा है कि आओ आके कंट्रोल संभालो और यहाँ पे अमन व अमान कायम करो? क्योंकि जब आप फ़ौज को दावत देंगे तो फिर कल को अगर फ़ौज आ गई तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी ये क्यों आए हैं? तो सर, आज के वीलॉग में सबसे पहले अमन व अमान की सूरत हाल देखें। कच्चे के इलाके में जो इस वक्त सिचुएशन है वो इस कदर ख़राब है कि यहाँ से सिंध के एरिया में सखर के इलाके से ये जो मोटरवे गुजर रही है ना, नेशनल हाईवे या मोटरवे, सर ये भी गैर महफूज हो चुकी है। मोटरवे पे भी लोगों को अगवा किया जाता है। ये कच्चे के डाकू जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, वहाँ पे लोगों को उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों की वीडियोस जो है वो उनके अहले खाना को, दोस्त अहबाब को भेजी जाती है, जो कि बड़ी अजियतनाक है। उन पर गैर इंसानी सलूक किया जाता है, बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, अजियतनाक किस्म का तशद्दुद है। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखी, उसमें वो सिंधी नौजवान है जिसको उन्होंने अगवा किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो वो सिंधी में अपने माँ बाप से जो है वो कह रहा है कि जी वो बड़ी अजियत में है। और इसी दौरान उस वीडियो के दौरान उस नौजवान की टांग में गोली मारी जाती है। कितना कर्बनाक ये मंजर है। और इस किस्म की कई एक वीडियोज़ हैं जिसमें लोगों को टार्चर किया जाता है, उनको ज़ख्म दिए जाते हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से हो रहा है। और पिछले कई सालों से हम तसलसल के साथ कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी देख रहे हैं। आपको याद होगा कि ये मेरा ख्याल है कुछ 2-3 साल कबल की बात है कि यहाँ राजनपुर के इलाके में कच्चे के ये जो डाकू हैं इनके ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो मेरा ख्याल है कि छोटू गैंग था उसका नाम, वो जो बंदा पकड़ा गया था बाद में, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन था। लेकिन हमारी पूरी पुलिस फोर्स जो है वो उस तक नहीं पहुँच पाई थी, उससे गिरफ़्तार नहीं कर पाई थी। बड़ा ऑपरेशन किया गया लेकिन नाकाम रहे। फिर बाद अज़ां फ़ौज को इन्वॉल्व किया गया। जैसे ही फ़ौज ने वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया तो वो जो डाकू थे, कच्चे के डाकू, वो छोटू गैंग या बाकी गैंग, उन्होंने हथियार डाल दिए और गिरफ्तारी दे दी। अब ये क्या माजरा है? और फिर इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में जब गंदम की फसल तैयार होती है, उन दिनों में ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इस हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं कि जी वो इलाका, ये कच्चे का जो इलाका है जो बिल्कुल दरिया की पट्टी के साथ साथ चलता है, ये ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है। और यहाँ पे जब फसल की कटाई का वक्त आता है तो फिर डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता जाता है, पेशकदमी आगे चलती जाती है, वैसे वैसे वो फसल जो है वो उसकी कटाई कर ली जाती है। ये तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। कहीं ना कहीं से फिर इन डाकुओं को जो है वो अपना पुश्त हासिल है किसी ताकतवर की, कि इन्हीं दिनों में क्यों, और पूरा साल इनको मुकम्मल आज़ादी दी जाती है कि जी आप लोगों को उठाएं और लोगों से जो है वो करोड़ों रुपए के तावान हासिल करें। जब आपकी मोटरवे गैर महफूज है
जब आपका नेशनल हाईवे गैर महफूज है और अब कच्चे के डाकू जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में आके बाकायदा तौर पर दंदनाते फिरते हैं। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ की जो सिंध गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि नहीं जी, ये अब जो हालात ख़राब हुए हैं इसकी ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत पे आयद होती है कि उन्होंने वहाँ पे सिचुएशन को ख़राब कर दिया, हालात को ख़राब कर दिया उनकी वजह से। तो सवाल पूछना चाहिए, बल्कि मैं सवाल पूछता हूँ जनाब मुराद अली शाह साहब से, पीपल्स पार्टी के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं उनसे, कि जनाब ये बताइएगा पिछले 15 साल से कौन बरसे इक़्तिदार था? आपको ये 3-4 माह 6 माह जो है वो निगरान हुकूमत के याद हैं कि इस 6 माह में हालात ख़राब हुए, तो उससे पहले आपने क्या हालात बेहतर कर लिए थे? तब ये वारदातें नहीं हो रही थी। खुदा के लिए जो हक़ाइक़ हैं इनका सामना किया जाए। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, ब्लेम गेम ना करें। पीपल्स पार्टी तो मुसलसल पिछले 15 साल से बरसे इक़्तिदार है, लेकिन कच्चे के डाकू जो हैं वो आज भी उसी तरह से दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाकामी नहीं है तो और क्या है? ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बल्कि पंजाब में भी सूरत हाल ऐसी है सर। पंजाब में भी जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे इस तरह से रियासत की रिट नहीं है। चलें जी, सिंध वालों ने काम नहीं किया तो पंजाब हुकूमत काम करे, पंजाब हुकूमत ख़त्म करे ये कच्चे के इलाके से डाकुओं का राज, और इनको जो है वो वहाँ पे रिट ऑफ स्टेट जो है वो कायम की जानी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अब तो देखें ना कि सिंध में तो बाकायदा तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात कर रही हैं कि कच्चे के डाकू या अमनो-अमान की सिंध में जो सूरत हाल है वो बदतरीन हो चुकी है और मौजूदा हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि पिछले मुसलसल 15 साल से आप बरसरे इक़्तिदार हैं और आज भी वहाँ पे जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इंतहाई बदतर है। लोगों के पास बुनियादी सहूलियात तो बड़ी दूर की बात है, आप तो उनको ये कच्चे के डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ तक नहीं दे सकते। मोटरवे पूरे मुल्क में महफूज तरीन जो है वो एक अपना सफ़र का ज़रिया मानी जाती है, लेकिन सिंध में वो भी गैर महफूज है। किसकी वजह से है? आए रोज़ वहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वो क्रिकेटर जो थे, मुझे नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा, उनका भी एक आ गया था ना वीडियो आ गई, उन्होंने कहा जी मैं सफ़र कर रहा था, मुझे वहाँ पे रोका गया, उनसे पैसे लिए गए, तज़रीर की गई। मैं पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ अक्सर ये बात करता हूँ कि पंजाब पुलिस ने हर मौके पर जो है वो एक दिहाड़ी लगाने का जो है वो तरीका ढूंढा हुआ है। आप पतंगबाजी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च कर दें, इनकी दिहाड़ियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। 9 मई जैसी साजिश में पंजाब पुलिस ने किसी को माफ़ नहीं किया, लोगों से पैसे लिए और मुख्तलिफ लोगों को फंसाया गया। और सर सिंध में तो बेड़ा ही गर्क है ना, सिंध में तो इंतहाई बुरे हालात हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर है आप कह रही हैं तो फिर ज़िम्मेदार तो पीपल्स पार्टी बनती है। अब वहाँ पे MQM के रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसके अलावा दीगर पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी कहती हैं कि सिंध में और स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे डकैती की वारदातें हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था टीवी पे थोड़ी देर पहले कि भी कराची में जो है वो कोई करोड़ों रुपए की डकैती हुई है, एक गाड़ी से जो है वो छीन लिए गए हैं। तो ये रूटीन बन चुकी है। तो वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि फ़ौज को यहाँ पे कंट्रोल संभालना चाहिए, कराची का कंट्रोल फ़ौज को संभालना चाहिए और यहाँ पे ये जो जराइम की सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जाए और अमनो अमान को बहाल किया जाए। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये उनका मुतालबा जो है वो कोई बिला जवाब तो नहीं लगता कि जब पुलिस आपकी नाकाम है, आपकी वहाँ पे हुकूमत जो है वो नाकाम है, तो फिर कौन आगे करेगा? तो फिर ज़ाहिर है लोग जो समझेंगे कि जब फ़ौज ऑपरेशन करती है और ये डाकू खुद ब खुद हथियार डाल देते हैं, फ़ौज से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कहेंगे ना कि फ़ौज आए। लेकिन सर फ़ौज को दावत दे, जब सियासतदान दावत देते हैं तो फिर उसका दूसरा जो नतीजा है वो ये होता है कि फ़ौज फिर फुल फ्लेज भी आ जाती है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज को जो है वो मीटर चेकिंग पे लगाया था और फ़ौज ने मीटर चेक करते करते पूरे मुल्क पे जो है वो मुशर्रफ साहब की क्या कहते हैं क़यादत में कब्ज़ा कर लिया था। तो ये सूरत हाल जो है वो फिर पैदा हो जाती है। और फिर अब आते हैं इमरान ख़ान साहब की जो 4 स्टार जनरल से मुलाकात है। देखें इमरान ख़ान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे, रोज़ाना कह सकते हैं, जिस दिन केस की हेयरिंग होती है इमरान ख़ान साहब को पूरा फैसिलिटेट किया जाता है और इमरान ख़ान साहब को वहाँ पे मौका दिया जाता है कि जी आप खुल खिला के यहाँ पे जो है वो एक ख़िताब फरमाएँ और मीडिया के ज़रिए उनका ख़िताब जो है वो पूरी दुनिया तक फैलाया जाता है। और इमरान ख़ान साहब वहाँ पे जेल के अंदर भी उन पर किसी किस्म के जो जेल मैनुअल हैं, उनके जो क़वायद व ज़वाबित हैं वो लागू नहीं होते। यार बाकी जितने लोग वहाँ पे कैद हैं क्या उनको ये सहूलत है?
क्या किसी और बंदे को ये सहूलत है कि वो अगर अपनी बात जो है वो करना चाहे और अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहे, क्या उसको मीडिया की फैसिलिटी दी जाती है? क्या वहाँ पे जो मीडिया जाता है बाकी कैदियों को सहूलत दी जाती है कि जी आज यहाँ पे सहाफ़ी हजरात आए हैं, मीडिया वाले आए हैं, क्या किसी को यो कोई मसला है, कोई बेगुनाह यहाँ पे कैद है, कोई और किसी का इशू है, वो आए जाके मीडिया के साथ जो है बता ले, शेयर कर ले, उसकी खबर छप जाए? किसी के पास है सहूलत? किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ लाडले को जनाब सहूलत हासिल है, बल्कि लाडला भी जो है वो ऐसा लाडला कि जो आर्मी चीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाता है, जो पाक फ़ौज को स्कैंडलाइज करता है, जो पाक फ़ौज को अवाम से लड़ाने की साजिश करता है, जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत पर लोगों को उकसाता है, जो एक फ़ौजी को अपने ही सिपा सलार के ख़िलाफ़ बगावत करने पे उकसाता है, उस लाडले को सहूलियात दी जा रही हैं। और ये सिलसिला अभी से नहीं है, ये सर पिछले कई सालों से जारी है। जनरल जो शुजा पाशा साहब, उनसे चलता चलता सिलसिला जनाब ज़हीरुल इस्लाम तक, फिर उसके बाद ये क्या नाम है इनका, जनाब फैज़ हमीद साहब, फिर जनरल बाजवा साहब, इवन के बीच में रहील शरीफ साहब भी थे, उन तक भी हुआ। और बाजवा साहब ने तो खैर माशाल्लाह इसमें अपना वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया, लेकिन बाजवा साहब ने चूँकि सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था, इसलिए बाजवा साहब को सबसे बड़ा जो है मेडल दिया गया, मीर जाफ़र और मीर सादक का। और ये ऐसा मेडल था कि जो जितनी बार भी बाजवा साहब सुनते थे उनको बड़ी अजियत से गुजरना पड़ता था, बड़ा करब से, बड़ा गुस्से का इजहार करते थे। और अपने कई एक जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो गपशप जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ उन्होंने की, कभी जवेद चौधरी, कभी किसी और के साथ, उसमें भी वो बातें सामने आती रहीं, मंसूर अली खान के साथ भी, कि जी वो बाजवा साहब, ये जो अल्फाज थे इससे उनको बड़ी जो ना वो अपना अजियत होती थी। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे, और वही इमरान खान साहब जो जलसों में आर्मी चीफ को, 4 स्टार जनरल को इतना बड़ा जो है वो अपना इल्ज़ाम देते थे, उनको मीर जाफ़र और मीर सादक करार देते थे, उसी इमरान खान के साथ जनरल बाजवा ने छुपकर मुलाकातें भी की। ना इस बात का जो एतराफ़ है वो बाजवा साहब भी कर चुके हैं और इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल एतराफ़ करते हैं, इनकार तो नहीं करते। और इसके जो फैसिलिटेटर थे साबिक सदर आरफ अलवी साहब, वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। और अभी जवेद चौधरी साहब ने एक कालम जो तहरीर किया, अपने इस कालम में भी उन्होंने इन मुलाकातों का तज़किरा किया। और इन मुलाकातों में इमरान खान साहब की जो मुलाकातें ऐवान सदर में हुई, ये 2 मुलाकातें तवील मुलाकातें थीं, जिनके में अहम किरदार जो है वो ज़ाहिर सदर साहब का था। और सदर साहब ये चाहते थे कि इमरान खान और जनरल बाजवा के माबैन जो इस वक्त तनाव है ये ख़त्म हो और ये आपस में मिल बैठे और कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लिया जाए कि जिस पर चलते हुए इस बहरान से निकला जाए। वो बहरान वही जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, फिर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, PDM की हुकूमत थी। तो इन मुलाकातों के दौरान इमरान खान से जब पूछा गया कि जी आप तो मुझे मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, बाजवा साहब ने जब कहा तो उन्होंने कहा जी मैं आपको नहीं कहता, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ को कहता हूँ, आपको तो मैंने कभी ये नहीं कहा, लेकिन अब कहते हैं कि मैं उन्हीं को कहता हूँ। और फिर इन मुलाकातों का जो कर्क सामने आया है उसके मुताबिक तो जनाब इमरान खान साहब ये चाहते थे कि बाजवा साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ की जो PDM की हुकूमत है इसका ख़ात्मा कर देते। और बाजवा साहब का ये ख्याल था कि उन्होंने ना तो इमरान खान की हुकूमत गिराई है और ना ही PDM की हुकूमत बनवाई है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया है कि उन्होंने न्यूट्रल होना पसंद किया, वो एपॉलिटिकल हुए और उन्होंने बिल्कुल जो है वो पीछे हट गए कि इमरान खान जाने और PDM जाने, सियासी लोग जो हैं वो फ़ैसला करें। और उसका नतीजा ये निकला कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब की वो जो अपना इंटरवीन थी, उन्होंने जो राब्ते किए, उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत धड़न तख्ता हुई, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और PDM की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई। लेकिन ये जो मुलाकातें चल रही थी, इनमें मुलाकातों में इमरान खान का ये इसरार था कि जनरल बाजवा अपना जो असर है, अपना असर और रसूख है, इसको इस्तेमाल करते हुए MQM या दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको इस हुकूमत से अलग करें और ये हुकूमत जो है वो धड़न तख्ता हो जाए। जबकि जनरल बाजवा साहब कहते थे कि इमरान खान साहब आप तो पार्लिमान से आउट हो चुके हैं, आपने खुद ही पार्लिमान छोड़ दी है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इत्तेहादी चला भी जाए तो वहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा जो तादाद है उसमें अक्सरियत तो PDM के पास है, हुकूमत तो फिर भी बच जाएगी, तो आपको तो कुछ हासिल नहीं होगा।
लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते थे कि आप इस हुकूमत का ख़ात्मा करें और मुझे इक़्तिदार में लेके आएँ। ये है इमरान खान की जमहूरी सोच। और आज इमरान खान साहब जब जेल में बैठ के कहते हैं कि जनाब मेरी तो 26-27 साल या 28 साल जो है वो जमहूरी जद्दोजहद है, तो भाई कौन सी जमहूरी जद्दोजहद है? आपने जब सियासत का आगाज़ किया तो आपकी मतलब ना हसीयत जो है वो टांगा पार्टी की भी नहीं थी। आप ना 3 में थे ना 13 में थे, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। लेकिन फिर आपने उस वक़्त भी कोशिश की कि आप परवेज़ मुशर्रफ की उंगल वो क्या कहते हैं अपना उसका हाथ पकड़ के आप जो है इक़्तिदार तक आ जाएं, और आपने उसके लिए एक डिक्टेटर का साथ दिया। उसके वो जो था रेफरेंडम, उसमें चीफ़ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया। आप पहले दिन से गैर जमहूरी जो ताकतें हैं उनके आलाकार बनने के लिए बेकरार थे। आपने कभी भी सियासी फोर्सेस का हिस्सा बनने की कोशिश ही नहीं की। आपने हमेशा एक गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस किस्म के रवैये देखे गए, जब मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ये 80s और 90s की दहाई में जो आपस में इनके क्लैश थे, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो इस हद तक ज़्यादा थे कि एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगियों को भी उछाला जाता था। तो लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने जो है ताकत के ज़रिए हुकूमत ख़त्म कर दी, तो मियाँ नवाज शरीफ को भी इस बात का एहसास हुआ कि सियासतदानों को जो है वो सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और फिर जाके इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया, और उस मिसाके जमहूरियत में बेनज़ीर भुट्टो का सबसे अहम किरदार था। सर वो मिसाके जमहूरियत 1973 के आइन के बाद दूसरा बड़ा दस्तावेज़ है, और मिसाके जमहूरियत ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। आप देखें कि उसके बाद बिलाशुबा किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन पार्लिमान ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन इमरान खान ने उसी मिसाके जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि उसे मजाक जमहूरियत करार दिया। आज भी इमरान खान जो कर रहे हैं वो जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। अगर इमरान खान वाकई ही जमहूरी सोच रखते हैं तो सबसे पहले इमरान खान को मिसाके जमहूरियत में शामिल होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो सियासी फोर्सेस के साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सियासत में आपका जो सियासी नैरेटिव है वो अपनी जगह, आप अपने नज़रिए पर चलते हुए अपने सियासी मुखालफ वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, आप उसकी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन आप अमलन जमहूरियत को डीरेल या रियासत को कमज़ोर नहीं कर सकते। इमरान खान जमहूरियत को डीरेल भी करना चाहते हैं और रियासत को कमज़ोर भी करना चाहते हैं। जब तक इमरान खान अपने रवैये पर नज़रसानी नहीं करेंगे, इमरान खान की ना तो मुश्किलात कम हो सकती हैं और ना ही तहरीके इंसाफ के लिए कोई आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो सकता है। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।